यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। इस सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू रीड वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉपिक्स, दैट इज कोलरश लॉ एंड फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों लेकिन इससे पढ़ने के पहले हमें एक टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। है ना, हमारा टॉपिक है बच्चों व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? देखो बच्चों, क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कम होते जाते हैं। जब हम किसी भी पानी में वाटर मिलाते जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस कम होते जाते हैं और वो डाइल्यूट होता है। पहले तो आयनाइज होता है तो आयंस बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ वो कम भी होते जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो कंडीशन कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाए, वहाँ तक डाइल्यूशन हो जाए जहाँ तक इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम रहे। भाई जब पानी मिलेगा तो ही तो आयन टूटेंगे, डाइल्यूशन हो रहा है, बढ़ रहे, उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो वो मैक्सिमम डाइल्यूशन जहाँ तक आयन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। The maximum conductivity when the concentration of electrolyte in a solution approaches to zero is called as limiting molar conductivity। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? The maximum conductivity of solution, when the maximum conductivity है ना of solution, the maximum conductivity of solution when the concentration of electrolyte in a solution approaches to zero, जब वो जीरो लगभग होने वाली होती है, approaches to zero is called लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग LMC मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी जहां पर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो लगभग जीरो होने वाला होता है, उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, कई बार हमारे पेपर में शॉर्ट नोट लिखने को आता है। सो द मैक्सिमम कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन when the concentration of electrolyte in a solution approaches to zero is called as limiting molar conductivity. It is denoted by mo naught m, है ना। ये कहलाती है बच्चों लिमिटिंग, नॉट कहलाता है लिमिटिंग, ये मोलर और ये कंडक्टेंस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो नोट कर लीजिए बच्चों व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। चलिए अब बच्चों हम लॉ को मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, कोलरश लॉ, है ना। कोलरश लॉ क्या होता है? ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना। पेपर में हमारे पूछते हैं डिफाइन कोलरश, KOHLRAUSCH, कोलरश लॉ ऑफ, है ना, क्या है? डिफाइन कोलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मतलब क्या होता है कुल मिला के कोलरश लॉ क्या होता है? देखो बच्चों, यदि आपको कोलरश लॉ याद करना है तो आप कुछ मत करो, बस एक फार्मूला याद कर लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मो नॉट m इज इक्वल टू V पॉजिटिव लैम्डा नॉट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, V पॉजिटिव लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव। ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है? कोलरश लॉ है बच्चों। लैम्डा नॉट इन मो नॉट m क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अगर कोई पूछे कि तिवारी सर मो नॉट m क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह है लिमिटिंग मोलर, मैं लिख रहा हूं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। फिर कोई पूछे कि तिवारी सर V पॉजिटिव V नेगेटिव क्या है, ये दोनों क्या है
है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस, है ना, कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने कैटायंस और कितने एनायंस दे रही है, वो है वी पॉजिटिव एंड वी निगेटिव, वी पॉजिटिव वी निगेटिव। फिर कोई पूछ सकता है कि तिवारी सर ये लैम्डा नॉट पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट नेगेटिव ये क्या है? बच्चों इन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम बोलते हैं लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मोनोटर्म क्या हो गया बच्चों? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। V प्लस बी माइनस क्या हो गया? नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा नॉट पॉजिटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव क्या हो गया? लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मेरी बात को समझिए, अगर आपको पेपर में कोलरॉश लॉ पूछा जाए तो आप ये लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए और आखिरी वाला पॉइंट लिख दीजिए, बात खत्म। कैसे? देखो पहले इसको चलिए, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये V प्लस बी माइनस मत बोलिए, सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कौन सा लॉ कहलाएगा? कोलरॉश लॉ। मैं लिख रहा हूं दी लिमिटिंग, जो मैंने बताया, देखो ये लिखना है, ये लिखना है, बीच वाला नहीं लिखना है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, मैंने इज इक्वल टू ये लिख दिया, आप लिखेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज, आखिरी वाला लिख रहा हूं, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट, है ना। कितनी प्यारी डेफिनेशन है बच्चों। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई कोलरॉश लॉ क्या होता है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। ये कोलरॉश लॉ का फार्मूला है, ये जो है बच्चों ये कोलरॉश लॉ का फार्मूला है, और हमने इसको इस तरह से लिख दिया। पॉज करिए और आराम से इसे नोट करिए। अब दिक्कत यह है कि तिवारी सर इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन क्या है। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि भाई एक इक्वेशन में दे रहा हूँ, इस पे कोलरॉश लॉ लगाओ, अप्लाई करो, है ना। तो एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको मैं इसकी कि किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है कोलरॉश लॉ का। मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नाम लिख लीजिए, और मैंने कहा इस पर कोलरॉश लॉ लगाओ। तो आप कैसे लगाओगे बताओ? HCl को तोड़ोगे तो क्या देगा? H पॉजिटिव Cl निगेटिव। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये देगा H पॉजिटिव Cl निगेटिव। अब इसमें कैसे लगाएंगे? देखो हम लिखेंगे ये जो है ना मोनॉट MHCl, हमने लिखा मोनॉट MHCl इज इक्वल टू V प्लस बी माइनस की वैल्यू एक है, V प्लस 1 हो गया, V माइनस 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl निगेटिव। ये HCl हो गया। मान लीजिए मैंने आपको लिखने को दिया NaCl पर कोलरॉश लॉ लगाओ, बोलो क्या लिखोगे? मोनोटैम NaCl इज इक्वल टू, Na पर एक पॉजिटिव है, अगर तोड़े तो ये बनाएगा एक पॉजिटिव, ये बनाएगा एक Cl निगेटिव। तो V प्लस V माइनस की वैल्यू एक हो गई, क्या बनाएगा? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl निगेटिव। मैंने आपको लिखने को दिया AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब टूटेगा तो ये बनाएगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl निगेटिव। कोलरॉश लॉ लगाते हैं, मोनोटैम AlCl3 इज इक्वल टू, V प्लस की वैल्यू 1 है लेकिन V माइनस की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा मोनोट Al3 पॉजिटिव प्लस, अच्छा ये लिख लिया, Cl की वैल्यू 3 आयन है
तो V प्लस की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। तो बच्चों इस तरह से किसी भी फार्मूले के लिए कोई भी फार्मूला हो आप उसके अंदर कोलरश लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? तो कोलरश लॉ की जो एप्लीकेशन है वो क्या है? एप्लीकेशन जो है वो क्या है? वो 3 एप्लीकेशन है बच्चों। टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड दी टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया, राइट डाउन 3 एप्लीकेशन ऑफ कोलरश लॉ। एप्लीकेशन लिखो आप कोलरश लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ कोलरश लॉ, कोलरश लॉ। तो पहली एप्लीकेशन ये हो सकती है इन डिटरमाइनिंग द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। टू डिटरमाइन, मैं लिख रहा हूं, टू डिटरमाइन मोएम, है ना, मोएम है ना, मोनल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोनोटेम का मतलब क्या होता है बच्चों? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक बोलो इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको मालूम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के काम आती है। तीसरा काय में काम आती है? टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के, टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को मालूम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि भाई कोलरश लॉ का यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसे यूज करते हैं, तो पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए यूज करते हैं। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालने के लिए यूज करते हैं। तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के निकालने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब दिक्कत यह कि सर इसमें हमारे पेपर में न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं, तो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल 1 by 1। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है हमारा जो कोलरश लॉ पर बेस्ड है ना। ये हमारा जो न्यूमेरिकल है ये कौन से लॉ पर बेस्ड है बच्चों? कोलरश लॉ पर बेस्ड है। हमें निकालना क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, मैंने आपको लिखवाया था। किस किस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है? कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। और किसकी निकालना है? कैल्शियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। कैल्शियम क्लोराइड आंसर लिखते हैं। पहले हम कोलरश लॉ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? सब भाई हम लॉ तो वही लगा रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू कोलरश लॉ। चलिए पहले कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। मोनोटेम CaCl2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे बोलो? V पॉजिटिव लैम्डा नॉट, हाँ Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम, ठीक है। नहीं पहले तो फार्मूला लिखे ना, V पॉजिटिव लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस V निगेटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव। चलिए है ना, तो अब कोलरश लॉ है, ठीक है। कोलरश लॉ जब लगाएंगे तो डायरेक्ट लिख दो V प्लस की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो 1 आई तो क्या करेंगे? इसका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस अब तुम्हारा V2 है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा ना बच्चों, देखो मैं लिख रहा हूँ CaCl2 टूटेगा तो देगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव के 2 हैं, तो इसका 1 था, तो V प्लस की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ 2 हो जाएगी इंटू लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। चलिए लैम्डा नॉट Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? 119 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स है, सीधे 119 लिख लिया। चलिए अब Cl नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? ये 2 इंटू, तो हो गया 2 इंटू 76.3, तो हो गया 2 इंटू 76.3, तो ये हो जाएगा प्लस 152.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 119। चलो प्लस कर लो भाई, 119 और 119.6 को माइनस कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके 271.6 यूनिट दी है साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। कितना इजी सवाल है। इसी तरह से बच्चों यदि हमें सेकंड का करना है, किसका निकालना है? आपके ये तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, दूसरा हमें किसका निकालना है? मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना है। तो करते हैं, चलो MgSO4 का निकालना है। तो MgSO4 पे कोलरश लॉ की इक्वेशन लगाओ।
लगाओ बच्चों कोलरस लॉ की क्वेश्चन, लैम्डा इन्फिनिटी हम, ये हो जाएगा MgSO4 इज इक्वल टू, MgSO4 को जब हम तोड़ेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा MgSO4 इज इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, दोनों के एक एक आयन है, तो V+1 हो गया, V-1 हो गया, तो हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 निगेटिव, तो ये हो जाएगा 106 प्लस 160, दोनों को कर दें तो 266, तो हो जाएगा 266, है ना, 106 और 160 266 इंटू साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो बच्चों ये बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, थोड़ा सा बस हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि फार्मूला हमें याद है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो एक बार आप इसको पॉज करिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है बच्चों अनदर न्यूमेरिकल ऑफ कोलरस लॉ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, और पेपर में आने की प्रबल संभावना इनकी होती है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखिए फिर से आपको बता दूं, ये नॉट जो है लिमिटिंग कहलाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट आर, ये मालूम है क्या है, सोडियम एसीटेट है, शॉर्ट में NaAC लिखते हैं, और NaCl की कितनी दी है, ये NaCl की दी है बच्चों, दूसरी वाली HCl की दी है, और तीसरी वाली आपको NaC की दी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC, HAC की बच्चों हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, आंसर न्यूमेरिकल करते हैं, किस लॉ के हिसाब से हम चलेंगे, कोलरस लॉ, वही चल ही रहा है, तो अकॉर्डिंग टू KOHL RAUSCHS, अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले HAC की बात करते हैं, मोनोटैम HAC, है ना, इसको अगर हम तोड़े तो क्या लिखेंगे, V प्लस V- एक एक होगा, ये एक है तो V प्लस V- हट गया, लैम्डा 0H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0AC निगेटिव, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इन तीनों को तोड़ दो, ये तो हमें चाहिए भाई, ये तो हमें चाहिए कि अगर हम ये आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना तो यही है HAC का। अब इन तीनों को तोड़ते हैं, चलिए पहले NaCl को तोड़ते हैं, तो मोनॉट M NaCl, पहले हम इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो V प्लस V- एक हो गया, तो लैम्डा नॉट ये बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl निगेटिव, इक्वेशन 1 बन गई। चलिए HCl को तोड़ते हैं, तो हो जाएगा मोनॉट M HCl इज इक्वल टू मोनॉट H पॉजिटिव प्लस मोनॉट Cl निगेटिव, है ना, ये आपका दूसरा टूट गया। अब तीसरा तोड़ते हैं, NaC को तोड़ते हैं, सारा कोलरस लॉ लगा रहे हैं हम बच्चों, मोनॉट NaCl V प्लस V- एक हो गया, है ना, NaAC सॉरी मोनॉट M, देखिए NaAC है ना, तो हो जाएगा मोनॉट, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस मोनॉट, ये हो जाएगा ACl निगेटिव, ये हो गया 3। यानी कुल मिलाकर हमें इस चीज़ को लेकर आना है, अगर हम ये चीज़ लेकर आ जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को जोड़कर फर्स्ट वाली माइनस कर देते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम देम, उनमें से एक को माइनस कर देंगे। चलो करते हैं भाई माइनस, ठीक है, 2 एंड 3 को ऐड करके और उसको हम फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे बच्चों ध्यान दीजिए, लैम्डा नॉट मोनॉट M HCl मोनॉट M HCl माइनस मोनॉट M NaAC, है ना, दोनों को प्लस कर रहे हैं और उसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, मोनॉट M NaCl। चलिए वैल्यू पुटअप कर दें, तो हो जाएगा मोनॉट M H पॉजिटिव प्लस मोनॉट M, है ना, मोनॉट H पॉजिटिव, ये हो जाएगा बच्चों मोनॉट H पॉजिटिव प्लस मोनॉट Cl निगेटिव, दूसरा वाला प्लस मोनॉट Na पॉजिटिव प्लस मोनॉट AC निगेटिव, है ना, माइनस मोनॉट Na पॉजिटिव माइनस मोनॉट Cl निगेटिव। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये प्लस Cl निगेटिव से माइनस Cl निगेटिव कट गया, प्लस Na पॉजिटिव से माइनस Na पॉजिटिव कट गया। अब आपका बचा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका जो बचा बच्चों वो बचा मोनॉट H पॉजिटिव और फिर ये Cl निगेटिव, ये बचा प्लस मोनॉट AC निगेटिव। तो बच्चों इन दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे, देखिए ये है, यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, मोनॉट H पॉजिटिव और मोनॉट AC निगेटिव किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा
मोनोएटम HACK। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट करना है HAC की, तो हमें इक्वेशन 2 और 3 HCl और HAC की, यानी HCl और HAC की, NaC की, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा और इसमें से हमें NaCl की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो देयरफॉर तो वही हम करते हैं, मोनोएटम HCl प्लस मोनोएटम NaC माइनस मोनोएटम NaCl। तो इसकी वैल्यू को माइनस कर दें तो है ना, ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है। तो अगर हम माइनस कर दें, मोनोएटम HCl की वैल्यू कितनी है 126.4, दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है बताइए HCl, ये HCl की वैल्यू है 425, ये 425.9। अच्छा NaC की वैल्यू कितनी है, NaC की तुम्हारी वैल्यू तीसरी वाली ये है 91.0, इन दोनों को प्लस कर दो, इसमें से माइनस पहली वाली वैल्यू करो 126.4 करिए, 425.9 और प्लस 91, इन दोनों को प्लस करिए और इसको माइनस करिए 126.4 को। जब हम माइनस करेंगे बच्चों, इट विल कम्स आउट टू बी 390.5 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिर से ध्यान दीजिए, हमें ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमें कैसे निकालना है, तो देखिए अगर हम सेकंड थर्ड को जोड़कर फर्स्ट को माइनस करते हैं, ये मैंने काट के बताया है, तो हमारे पास ये आता है, इस वाले के बाद ये वाला स्टेप है, ये आता है और ये HAC के बराबर है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके इसकी वैल्यू को रख दिया तो हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बच्चों, हमारा अगला न्यूमेरिकल है, द कंडक्टिविटी ऑफ C 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड इज इतनी, ये कंडक्टिविटी दी है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले हमें निकालना है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था मोलर कंडक्टिविटी का, बताओ क्यों, क्योंकि अल्फा बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होगा। हमें फाइनली क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए बच्चों हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। देखिए फाइनल सवाल है के निकालना है। अब दिक्कत ये कि के तक कैसे पहुंचे, तो के तक निकालने के लिए पहले आपको मो एम निकालना होगा। क्यों, क्योंकि पहले अल्फा निकालना होगा। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और फिर कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। मो एम इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू सी एम इंटू 1000, यही मैंने बताया था ना, नहीं के इंटू 1000 अपॉन सी एम, ये मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है। अब आपको के कितना दिया, ये आपकी के की वैल्यू है। के की वैल्यू आपकी कितनी है बोलो, 4.95 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस कितना दिया है, ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है 0.00128, ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है। और इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटू तुम्हारा हो जाएगा 1000, ये हो गया मोएम। तो के की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, 1000 की वैल्यू पुटअप कर दिया, उसकी वैल्यू पुटअप कर दिया। चलिए कैलकुलेशन करिए, तो कितना आया तुम्हारा कैलकुलेशन बच्चों बताइए। तुम्हारा कैलकुलेशन आया 48.15 अप्रॉक्सीमेटली ये कैलकुलेशन आया। ये मो एम आया, साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, ये तुम्हारी मोलर कंडक्टेंस आ गया 48.15। अब तुम्हें मोलर कंडक्टेंस के बाद तुम्हें अल्फा निकालना है। अल्फा मालूम है अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को बच्चों हम बोलते हैं डिग्री ऑफ चलिए नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इस बोर्ड की। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, अल्फा बराबर होता है मो एम अपॉन मो नॉट एम। फॉर्मूला देखिए, मो एम अपॉन मो नॉट एम। मो एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी और मो नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी तो हमने निकाला 48.15 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारी कितनी दी है 392.5, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो भाई, कितना आएगा, हाँ बताओ कितना आएगा। ये तुम्हारा आ गया 0.1233 के लगभग आ गया अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन हमें अल्फा भी नहीं निकालना, हमें तो निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट के। भाई हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट के।
अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के का फार्मूला याद होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए तिवारी सर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका फार्मूला इसको हम कहते हैं के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा, है ना, ये सी नहीं आएगा, ये होता है सी अल्फा स्क्वायर माइनस अब डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। देखिए हमें अल्फा निकालना पड़ा, भाई अल्फा क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जब तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं आएगा तब तक हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो अब इसकी वैल्यू रख दो। चलो तुम्हारे सी की वैल्यू क्या थी, ये तुम्हारे सी की वैल्यू है 0.001028 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा तुम्हारा ये आया है, तो ब्रैकेट में 0.1233 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये तुम्हारा 1 हो गया। अल्फा की वैल्यू 0.1233। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए, हाँ कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा। हाँ ये आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर 1.78 इंटू 10 की पावर -5 मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक ही सवाल में बच्चों उन्होंने केवल आपसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए आपको पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा, क्योंकि जब तक आप मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकालेंगे जब तक आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और तब आप के निकालोगे के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा टॉपिक है, बिग टॉपिक है, कई बार पेपर में न्यूमेरिकल्स आए। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा टॉपिक है बच्चों, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों सेंटिस फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में 2 लॉ दिए, सेंटिस फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में 2 लॉ दिए। पहला नंबर 1 है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लिख लेना, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का पहला लॉ। ये लॉ कहता है बच्चों W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मैं डायरेक्ट लिख दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे का ये कहता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है बच्चों, W है मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाला जो पदार्थ है उसकी मात्रा है W। Q क्या है भाई, Q क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, Q क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो कोई भी अगर आपसे बोलता है कि फैराडे फर्स्ट लॉ, देखो भाई ये तुम्हारा सेल है, यहाँ तुम करंट पास कर रहे हो, ये करंट पास कर रहे हो, ये सोल्यूशन है, कम करंट पास करोगे कम सब्सटेंस इकट्ठा होगा, ज़्यादा करंट पास करोगे ज़्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होगा। तो वही तो है फैराडे फर्स्ट लॉ, W प्रोपोर्शनल टू Q, यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कम करंट पास किया कम सब्सटेंस इकट्ठा होगा, ज़्यादा करंट पास किया ज़्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होगा। हम ये भी ले सकते हैं बच्चों कि W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, क्यों, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी, तो Q की जगह I इंटू टी लिख दिया। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। अब ये Z क्या है, I क्या है, T क्या है, ये बच्चों हमारी मेन इक्वेशन है। यहाँ पर जो Z है बच्चों उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I क्या है, करंट इन एम्पियर, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, I जो है ये है करंट इन एम्पियर। T क्या है बच्चों, T है हमारा टाइम सेकंड में, T है बच्चों हमारा टाइम इन सेकंड में। क्लियर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। ठीक, अब बच्चों होता क्या है कि हमारे पेपर में ये पूछते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है तिवारी सर, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, देखिए इसी इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। मान लो आपके पेपर में आ गया डिफाइन, क्वेश्चन आ गया डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कि भाई आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करो।
इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों पहले तो आप फार्मूला लिख लो, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। अब बच्चों अगर इसी इक्वेशन में अगर मान लो मैं करंट को मान लूँ, I जो है करंट है, I क्या है, I तुम्हारा करंट है। अगर इस करंट को मैं मान लूँ 1 एम्पियर और T क्या है तुम्हारा टाइम है, इस टाइम को यदि मैं मान लूँ 1 सेकेंड, तो यहाँ भी 1 रख दूंगा, यहाँ भी 1 रख दूंगा, तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा, Z हो जाएगा। बहुत दिमाग से समझिएगा, बहुत प्यारी चीज़ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। अगर हम किसी भी सेल में 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक पास करते हैं यहाँ पे, तो जितना सब्सटेंस उस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस when 1 ampere of current, when 1 ampere of current is passed for 1 second, when 1 ampere of current is passed for 1 second। तिवारी सर बात बहुत क्लियर हो गई सर, फैराडे फर्स्ट लॉ, जितना करंट पास करोगे उतना सब्सटेंस इकट्ठा होगा, W प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज इक्वल टू IT, W प्रोपोर्शनल टू IT, प्रोपोर्शनल का हटाया Z लगाया, W इज इक्वल टू Z इंटू IT। Z क्या होता है तिवारी सर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर। तो बच्चों इस तरह से इस फार्मूले पर बेस्ड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपके फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पॉज करिए, नोट करिए। अगला है बच्चों इसी फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैराडे फर्स्ट लॉ से ही ज़्यादा आते हैं। चलिए अब हम लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का ही सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारा ज़्यादा बच्चों काम का नहीं है क्योंकि इससे हमारे पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते। ये कहलाता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या कहता है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल लें, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और उस सेल को हम सीरीज़ में जोड़ दें, ये कनेक्शन कायम है ना, ये है कनेक्शन इन सीरीज़। बच्चों आपको याद हो दिवाली के जो आप सर्किट बनाते हैं उसमें सीरीज़ में कनेक्शन होता है। बताओगे सीरीज़ में कनेक्शन करने का फ़ायदा क्या है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ऑल सेल, हर बल्ब से एक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड in different electrolyte solution, in different solutions, है ना, अलग अलग सॉल्यूशन में, in different cells, तो क्या होता है, the ratio of their masses, the ratio of masses of substance, the ratio of masses of substance यानी W1 अपॉन W2, ठीक है ना, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, जो उनके इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हैं, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्वलेंट मासेस, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्वलेंट मासेस ऑफ सब्सटेंस। रेशियो ऑफ इक्वलेंट मासेस मतलब E1 अपॉन E2 ऑफ सब्सटेंस। तिवारी सर समझ में नहीं आया। चलिए ये 2 सेल हैं अलग अलग, बिल्कुल है। मान लीजिए एक में जिंक है रॉड, ये जिंक सल्फेट है, एक में कॉपर है रॉड और ये कॉपर सल्फेट है, बिल्कुल सर अलग अलग है। तो यहाँ पे कितना सब्सटेंस इकट्ठा होगा, जितना कि जिंक सल्फेट का इक्विवेलेंट मास होगा। यहाँ पे कितना सब्सटेंस इकट्ठा होगा, जितना कि कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट मास होगा। यानी W1 अपॉन W2, जो यहाँ सब्सटेंस इकट्ठा हुआ और जो यहाँ सब्सटेंस इकट्ठा हुआ है, किस किस के बराबर होगा। यहाँ इकट्ठा उतना हुआ जितना इसका इक्विवेलेंट मास है, यहाँ इकट्ठा उतना हुआ जितना इसका इक्विवेलेंट मास है। तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये लॉ क्या कहता है बच्चों कि यदि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, एक जैसी करंट पास कर रहे हैं
अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में पास कर रहे हैं, तो जो उनके इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होने वाला सब्सटेंस का जो रेशियो होगा ना, दैट विल बी द इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, है ना। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। चलिए भाई न्यूमेरिकल देखते हैं, फैराडे पर लॉ पर बेस्ड है बच्चों। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड when 2 ampere of current is passed through silver nitrate solution for 50 minutes given मोलर मास इतना दिया है, फैराडे इतना दिया है। चलिए भाई सबसे पहले तो आप फार्मूला बताइए भाई, फैराडे लॉ का फार्मूला क्या है, हमें मास निकालना है। तिवारी सर हमें मालूम है W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये फार्मूला है। Z कैसे निकालते हैं बच्चों, Z बराबर होता है बच्चों इक्वलेंट मास अपॉन फैराडे। Z बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वलेंट मास अपॉन 1 फैराडे, है ना, ये फैराडे होता है। लेकिन तिवारी सर यहाँ तो मोलर मास दिया है, आप क्या करें, तो अगर मोलर मास दिया है तो Z इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी इंटू फैराडे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इंटू फैराडे। तो मोलर मास कितना दिया तुम्हारा 108, सिल्वर की वैलेंसी कितनी है 1, फैराडे की वैल्यू कितनी है 96,500, तो ये पूरा Z हो गया। देखिए इक्विवेलेंट मास अगर है तो डायरेक्ट इक्विवेलेंस मास अपॉन फैराडे, लेकिन अगर मोलर मास है तो मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। तो हमने Z की वैल्यू रख दी, W Z की वैल्यू क्या आई 108, 1 इंटू 96,500। करंट कितना है, I कितना दिया भाई हमारा करंट है 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर लिख दिया। टाइम कितना दिया हमारा 15 मिनट दिया है, हमारा टाइम सेकंड में चलता है, तो 15 गुणे 60, तो 15 छक 90, तो 900 सेकंड आ गया। तो टाइम तुम्हारा, करंट तुम्हारा 2 हो गया और टाइम तुम्हारा कितना हो गया 900 सेकंड हो गया। चलिए W को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालिए। हाँ कितना आएगा आंसर, आंसर आ गया आपका बच्चों 2.05 ग्राम्स। कितना प्यारा सवाल है। देखो बच्चों सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कहाँ होने के चांसेस है, व्हेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो। फिर से समझ लीजिए, इक्विवेलेंट मास अगर है तो डायरेक्ट फैराडे से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन अगर हमारे पेपर में मोलर मास है तो मोलर मास को इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो Z इज इक्वल टू M इंटू V इंटू F, है ना। पॉज करिए और इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कैन बी आप बच्चों, दिस इज अनदर न्यूमेरिकल ऑफ फैराडे लॉ। कैलकुलेट द टाइम टू डिपोजिट 1.5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एट कैथोड when a current of 1.5 एम्पियर पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो हमें टाइम निकालना है बच्चों, फार्मूला बिल्कुल सिंपल हमें याद है, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, है ना। हमें T निकालना है, Z इंटू आई इंटू टी। चलिए W मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड 1.5 ग्राम, Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Z की वैल्यू हमें मालूम है 108, वैलेंसी 1, फैराडे 96,500, वही पहला वाला। आई करंट कितना दिया भाई 1.5 एम्पियर, करंट 1.5 एम्पियर। निकालना क्या है टाइम, तो जब टाइम निकालेंगे तो 1.5 से 1.5 कट जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96,500 डिवाइडेड बाई 108। चलिए डिवाइड करिए, 96,500 को 108 से डिवाइड मारिए, क्या होगा, हाँ तो लगभग हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया 893 सेकेंड्स। देखिए हर जगह जो चीज़ आपको दिक्कत देगी वो Z है, तो यहाँ पर Z हमने वही लिखा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू फैराडे, है ना। इस चीज़ों को पॉज करिए बच्चों एंड नोट डाउन इन योर कॉपी, बहुत अच्छे से बच्चों। लिसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये एक आध नंबर में। हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag प्लस आयन टू Ag। बच्चों जब इस तरह का कोई भी फैराडे, F मतलब फैराडे क्वेश्चन आता है, तो आप ये देखिए इसके रिडक्शन के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, है ना। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके रिडक्शन के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। चलिए करते हैं रिडक्शन, Ag प्लस है, 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ये बना लेगा Ag। तो Ag प्लस को सिल्वर में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़े, 1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर तो यही है कि 1 फैराडे पूरा यही आ जाएगा। 1 फैराडे का मतलब समझ रहे हो 96,500 कूलम, है ना। तो हमारा आंसर होगा इसका 1 फैराडे और 96,500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag प्लस इंटू Ag2 प्लस। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन सेम होता है
और यहाँ पर ये कैसे, हाउ मच चार्ज इन फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन में चेंज कर दूँ 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस आयन टू जिंक, मान लो ये क्वेश्चन होता है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करिए, तो Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तब जाके ये जिंक में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 फेराडे। तो 2 फेराडे या 2 इंटू 96,500 कूलम। अगर फेराडे में पूछे तो आंसर होगा 2 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, और अगर कूलम में पूछे तो 2 इंटू 96,500 कूलम। मान लीजिए अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपसे कि हाउ मच चार्ज इन फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस आयन टू एल्यूमिनियम। मान लो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो क्या करोगे, पहले रिडक्शन ले लो, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो, कितने फेराडे, 3 फेराडे। तो 3 फेराडे या 3 इंटू 96,500 कूलम। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों कि 3 फेराडे चार्ज या 3 इंटू 96,000 फेराडे कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उतने का रिडक्शन आपको चाहिए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में ये 1 मार्क्स में आया है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की इस टॉपिक में बहुत प्यारा डिस्कशन हमारा हुआ, जिसमें हमने कोलोरस लॉ और आपके फेराडे लॉ के हमने न्यूमेरिकल्स करे और इसको डीप में देखा, और श्योरली इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में आते हैं। और बच्चों हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, because in that segment I am going to explain the type of cells, primary cells, secondary cells, dry cells, lead storage battery, nickel cadmium cells, fuel cells, है ना, और जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पेपर में 4 या 5 नंबर में आता है। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में बच्चों, बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा, तैयार रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।